हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, चलो आज हिंदी में जो बचा हुआ था 50 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 50 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज कंप्लीट कर लेना है, 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है ना। तो 50 तो हो गया है, उसमें जो बचा हुआ 50 है आज उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। उसको आज सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल बारीकी से स्टडी करेंगे और उसका आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे हम लोग। तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, कहता है झाड़ापालक साहित्य की कौन विद्या है। झाड़ापालक साहित्य की कौन विद्या है। कहानी है कि निबंध है। पहला क्या है, कहानी है कि निबंध है, उपन्यास है, काव्य है। बताओ क्या है, क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा काव्य। क्या होगा, झाड़ापालक साहित्य की कौन सी विद्या है, काव्य विद्या है, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है 52, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस संकलन से ली गई है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस संकलन से ली गई है। तो आंसर है देशांतर, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट एवं क्या है, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो क्या होगा, देशांतर। आंसर क्या होगा, देशांतर। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस संकलन से ली गई है। तो देशांतर जो है शीर्षक संकलन से लिया गया है बच्चों, ठीक है। 53 का क्या कहता है 53, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है बच्चों दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा है एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी लौट कर आऊँगा फिर, है ना। ये भी बहुत अच्छी कविता है, कभी पढ़ना बढ़िया से तुम लोग। लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, और हमारी नींद। तो जैसा कि ऑप्शन पढ़ने से लगता है, सी का ऑप्शन पढ़ो ना, मेरे बिना तुम प्रभु और जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, सेम मिलता है। इसीलिए ऑप्शन किस में मारेंगे हम लोग, सी में। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 53 का आंसर होगा सी। 54 का देखो, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। 1 नवंबर 1840 को, 2 जून 1875 ईस्वी में, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी में कि 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में बच्चों हुआ था। तो राइट आंसर होगा डी। चलो 55 का, रेनर मारिया रिल्के की माता पिता का क्या नाम था। माता का नाम क्या था, सोफिया था कि जीनिया था कि राबिया था कि जिमी था। तो उसकी माँ का नाम क्या था, रेनर मारिया रिल्के का सोफिया नाम था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना समझ गया। 56, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 10 है कि 11 है, हाँ कि 12 है कि 13 है। बताओ कितने स्वर है, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होगा, हिंदी में 11 स्वर वर्णों की संख्या है कि नहीं। तो चलो 57 का, निम्न में से किस द्विगुण व्यंजन कौन है। द्विगुण व्यंजन कौन है जिसमें 2 गुण हो। देखो आंसर क होगा कि अंगा होगा, च होगा, ज होगा, ये आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, अंगा। राइट आंसर अंगा होगा, द्विगुण है इसमें, अंगा, ठीक है ना। योग न होने पर 58 क्या कहता है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, क्या अनुनासिक कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्शन होगा सी, क्या कहते हैं, अयोगवाह। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह शब्द कहते हैं, ठीक है ना। 59 के देखो, तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल को देखो क्या होगा, कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा। तो ऑप्शन होगा दंत, है ना। दंत जो है, दंत से ही हम लोग, दांत नहीं लगा तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो यही होगा। 60 के देखो, निम्न में अघोष वर्ण कौन है। अघोष य है कि र है कि तो है कि ल है। तो आंसर क्या होगा, तो जो है अघोष वर्ण है।
ठीक है ना। 61 का देखो, 61 का, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? द्वित्व हो जाता है तब क्या कहलाएगी? वो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाएगी, युग्मक की संयुक्त ध्वनियाँ। हाँ, और इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगा? ये युग्मक कहलाएगा, ये युग्मक है ना, युग्मक, युग्मक ध्वनि कहलाएगा। 62 को देखो, सायन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम जोड़ यन, है ना। सायन शब्द का सम जोड़ यन, से जोड़ अन, स जोड़ अन और स जोड़ अन, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, से जोड़ अन, सायन, है ना। सायन, से जोड़ अन, सायन शब्द का संधि विच्छेद होगा से जोड़ अन। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़ते चलो। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द ढूंढना है। गलत शब्द देखो, तालाब सही है, दीपिका का स्पेलिंग भी सही है, ज्योत्सना ये तो गलत है, प्रज्वलित सही है, यानी कि ये जो है ना ज्योत्सना ये गलत है, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है बच्चों। ठीक है ना। निम्नलिखित चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह कौन है? ये देखो, ये तो नहीं पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क ये है अल्प विराम, ये ऐसे होगा अल्प विराम, तो यही हमारा आंसर होगा डी। ठीक है ना। चलो और देखो 65 पे देखो बच्चों, स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताओ, तुम लोग ग्रामर पढ़ा होगा हिंदी में, बताओ स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं दीर्घ संधि, है ना, ऐसे तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, और क्या वधी संधि होता है, यण संधि इस तरह से होता है, अयादि संधि। तो कुल मिला के 5 संधि होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5, 7, 6, 8। आंसर क्या होगा बच्चों? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि, दो शब्दों के मेल से, है ना। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है भैया? जातिवाचक कॉमन नाउन कौन है? इंग्लिश में पढ़े हो ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो हिमालय तो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। मिठास, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूध, है ना, दूध भी क्या है? ये मटेरियल नाउन है। तो ये जो हमारी नदी है, नदी मतलब संसार की सारी नदी के बारे में बात करते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। 66 का बी। 67 क्या कहता है? चलते आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो, यानी कि किसी भी वस्तु या वस्तु की या व्यक्ति की नर या मादा, है ना, कि मादा है कि नर है, इसका बोध हो, तो वो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं कि लिंग कहते हैं, कारक कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो सब जानते होगा। लिंग निर्धारण करना ना, लिंग से हम लोग, है ना, किसी वस्तु मादा है, कौन सा नर है, ये लिंग से निर्धारण करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो सब जानता होगा। चलो बच्चों 68 का क्या कहता है? नाखून शब्द कौन लिंग है? कौन बता सकता है? फटाफट बताओ, नाखून शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, पुल्लिंग है? इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक मैंने जो रिसर्च किया बच्चों, और कई जगह तक इसका आंसर स्त्रीलिंग दिया हुआ है, लेकिन मेरे समझ से ये जो होगा आंसर, मेरा रिसर्च कहता है कि ये नाखून शब्द पुल्लिंग है। ऐसे तो आपको 100 में 50 बनाना है, जिस पे कंप्लीट कंफर्म रहेंगे वही क्वेश्चन को आप मारेंगे। ठीक है ना। चलो पुल्लिंग होगा। और 69 क्या कहता है? निम्नलिखित में निम्न में तत्सम शब्द कौन है? अच्छा, तत्सम शब्द क्या है? मतलब तत्सम, तद्भव, ये सब क्या होता है? तत्सम शब्द उसको कहते हैं जो संस्कृत से, मतलब कि बिना परिवर्तन के, मतलब संस्कृत से लिया गया शब्द हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, संस्कृत से उठाया गया शब्द जिसे बिना परिवर्तन किए हुए, हाँ, उसको यूज किया जाता है, उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं, है ना। तत्सम शब्द हिंदी में उसको प्रयोग किया जाता है, लिया गया हो। तो देखो, नाक जो है, जीभ है, नीम है और ओष्ठ है। तो बच्चों ओष्ठ जो एक शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द है, और इसको बिना कोई चेंजिंग इसमें बिना किए हुए इसमें हिंदी में इसको यूज किया जाता है। इसीलिए ओष्ठ जो है क्या है? तत्सम शब्द है संस्कृत का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया और ये डायरेक्टली यूज होता है। तो 70 का देखो, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा होगा, प्रियतमी होगा, प्रियतमानी होगा? इनमें से कौन होगा? तुम लोग तो बहुत समझदार हो, बना सकते हो। प्रियतम, प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भैया ये प्रियतमा, बच्चों क्या होगा? प्रियतमा होगा, सभी लोग जानते हो। प्रियतम से प्रियतमा।
71 का देखो क्या है, साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? कारक तो पढ़े होंगे आप लोग, संप्रदान कारक है ना, करण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक है ना। तो इसमें क्या है, करण कारक यानी किससे, इसका क्या है, करण कारक से है ना, यही आंसर होगा। साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, से जो है करण कारक है, ठीक है ना। इसमें विच्छेद नहीं होता है, इसमें एक जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है ना। 72 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 10 हैं बच्चों, 9 हैं, 11 हैं, 8 हैं। तो बच्चों सभी को मालूम होना चाहिए 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं, आप, लिख लो, मैं, आप, मैं, तू, आप, यह, वह है ना, यह, वह और जो, सो और कोई है ना, और कुछ, कौन, क्या, ये सभी 11 सर्वनाम होते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। 11 सर्वनाम होते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, व्यापार और फल, व्यापार और फल कर्ता पर हो, क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बात है क्या कि सकर्मक अकर्मक पहले समझ लो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यानी कि जिन अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट कर्ता पर उसका फल पड़ता हो, है ना। जब कर्ता पे डायरेक्ट फल पड़ता हो जिस क्रिया का, उसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं उसमें? अकर्मक क्रिया। उसमें कर्म नहीं होता है, कर्म पे फल नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और जिसमें डायरेक्ट कर्म पे फल पड़ता हो, जिसमें कर्म रहता है, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो देखो इसमें क्या है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? तो सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बच्चों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अकर्मक क्रिया होगा लेकिन अकर्मक क्रिया है नहीं ऑप्शन में, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? देखो मैं घड़ा भरता हूँ, तो मैं क्या भरता हूँ? क्वेश्चन अगर किया जाए मैं क्या भरता हूँ तो क्या होगा आंसर? घड़ा। तो फल किस पे पड़ रहा है? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? घड़ा पर। इसलिए मैंने क्या बताया था, जिसमें क्या हो, कर्म हो, और कर्म का फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसीलिए बच्चों ये तुम्हारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑब्वियसली भूतकाल के 6 भेद होते हैं बच्चों, है ना। वही जो आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ये सब होता है। तो कुल मिला के 6 भूतकाल के भेद होते हैं। यही आपका आंसर होगा बी। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका आंसर होगा। तो 75 आगे बढ़ते हैं।